अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और खून गरमा देने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के इलाके पुलवामा में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया गया। उस वाक़े में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 एहलकार मारे गए। हमलावर मकबूजा कश्मीर के पुलवामा जिले का एक मुकामी कश्मीरी नौजवान था, जिसकी शनाख्त 22 साला आदिल अहमद डार के नाम से हुई। भारत ने उस वाक़े की तमाम तर जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली, जिसके नतीजे में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। 12 दिन की शदीद कशीदगी के बाद 26 फरवरी की अलग सुबह भारतीय लड़ाका तैयारों ने लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम आजाद कश्मीर को अबूर करने के बाद पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक निशाने पर बमबारी की। भारतीय बमबारी के इस इक़दाम की संजीदगी और संगीनी इसलिए भी ज्यादा थी कि ये हमला पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर जैसे मुतनाज़े इलाके की बजाय पाकिस्तान के गैर मुतनाज़े इलाके खैबर पख्तूनख्वा पर किया गया था। 1971 के बाद ये पहला मौका था कि हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के किसी गैर मुतनाज़े इलाके पर हमला किया था। भारत ने अपनी फिजाइया की इस कार्रवाई को इंतहाई कामयाबी करार दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा वीके गोखले ने हमले के बाद अपने सरकारी बयान में कहा कि बालाकोट में हिंदुस्तान ने दहशत गर्दों के सबसे बड़े तरबियती कैंप को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में दहशत गर्दों, ट्रेनर्स, सीनियर कमांडरों और जहादियों के ग्रुपों की एक बहुत बड़ी तादाद को मार दिया गया है, जिन्हें दहशत गर्द कार्रवाइयों की तरबियत दी जा रही थी। सरकारी तौर पर भारत ने हलाक होने वाले मुबैना दहशत गर्दों की कोई तादाद तो न बताई। अलबत्ता भारत के मीडिया ने अपनी इंटेलिजेंस हवालों से ये दावा किया कि हलाक होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 350 के लगभग है। नाज़रीन, भारत के इन दावों के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज के ताल्लुकात आमा के डीजी मेजर जनरल आसिफ गफूर ने उन दावों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फिजाइया ने जब लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की तो पाक फिजाइया ने बर वक्त और मौसर तौर पर उनका ताकुब किया। इस मौसर ताकुब की वजह से हिंदुस्तानी हवाई जहाज जल्दबाजी में पेलोड फेंक कर चले गए, जिसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। नाज़रीन, उस वाक़े के एक दिन बाद पाकिस्तानी फौज की तरफ से पाकिस्तानी मीडिया को बालाकोट का दौरा करवाया गया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि भारत के दावे के बरक्स न तो वहाँ कोई ट्रेनिंग कैंप मौजूद था और न ही किसी बिल्डिंग को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा था, बल्कि बम तो जंगल में गिरा, जिससे सिर्फ चंद दरख्तों को नुकसान पहुँचा। उस हमले में कोई दहशत गर्द तो दूर की बात, अगर किसी जानदार को नुकसान पहुंचा तो वो सिर्फ एक कौवा था, जिसकी लाश वहीं पर मौजूद थी। नाज़रीन, उस वाक़े के बाद दोनों ममालिक के दावे इंतहाई मुख्तलिफ और मुतजाद है। एक तरफ भारत की जानिब से दहशत गर्दों के ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने का दावा किया गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक ट्रेनिंग कैंप तो दूर की बात किसी छोटी सी बिल्डिंग की तबाही की भी तरदीद की। नाज़रीन, दोनों ममालिक के दावों के बरक्स आखिर सच क्या है? इस वीडियो में हम आपको गैर जानिबदार और न्यूट्रल एक्सपर्ट्स की राय के बारे में बताएंगे कि आखिर दुनिया के मशहूर माहिरीन सैटेलाइट इमेजरी यानी कि फिजा से खींची गई तस्वीर और दूसरे शवाहिद की बिना पर क्या कहते हैं, और वो माहिरीन किस मुल्क के दावे को हकीकत के करीब समझते हैं। नाज़रीन, इस हमले के बाद भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के नुमाइंदों ने गैर सरकारी तौर पर अपने मीडिया को बताया कि उनके पास सैटेलाइट पर नस्ब सिंथेटिक अपर्चर रेडार से हासिल की गई तस्वीर है। उस रेडार से हासिल की गई तस्वीर रिवायती बीम स्कैनिंग रेडार के मुकाबले में बहुत उम्दा क्वालिटी की होती है। ये रेडार रात के वक्त या क्लाउडी यानी कि अब्र आलूद मौसम में भी हदफ की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर ले सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के दावों के मुताबिक उनकी हासिल करदा तस्वीर में देखा जा सकता है कि पहाड़ के ऊपर मौजूद और मुबैना दहशत गर्दों की इमारत में से 3 टारगेट इमारतों को तबाह कर दिया गया, जबकि एक इमारत की छत में 3 सुराख थे। ताहम भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के नुमाइंदों ने अपने इन दावों की आजादाना तौर पर तस्दीक के लिए इन तस्वीर को रिलीज यानी कि जारी नहीं किया, जिससे उनके दावों की सदाकत पर सवालिया निशान उठते हैं। मजीद ये भी कि भारत ने उन इमारतों में दहशत गर्दों की मौजूदगी के कोई सबूत फराहम नहीं किए। भारतीय इंटेलिजेंस और फिजाइया के दहशतगर्दी के कैंप को तबाह करने के इन दावों को गैर जानिबदार यानी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मुख्तलिफ सैटेलाइट तस्वीर की मदद से जज किया। दुनिया के मोतबर बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने 6 मार्च 2019 को अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में भारत के इस दावे की तरदीद कर दी। रॉयटर्स अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि अमरीकी शहर सैन फ्रांसिस्को में वाक़ निजी सैटेलाइट ऑपरेटर प्लैनेट LABS के जरिए हासिल करदा तस्वीर में 72 सेंटीमीटर यानी कि 28 इंच तक की छोटी चीजों की तफसीलात को भी देखा जा सकता है। वो इमारतें जिन पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने हमले का दावा किया था, उसकी 4 मार्च यानी कि फिजाई हमले के 6 दिन बाद की तस्वीर देखकर ये लगता है कि इमारतों की छतों में किसी किस्म के सुराख नहीं है।
نہ ہی جھلسنے کے نشان ہیں، نہ ہی دیواروں میں کسی قسم کی تباہی کے آثار ہیں۔ رائٹرز نے مزید لکھا کہ ان تصاویر نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندوستانی حکومت کی جانب سے گزشتہ 8 دنوں کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کامیاب حملوں کے دعووں میں مزید شبہات پیدا کر دیے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع نے رائٹرز کی جانب سے سیٹلائٹ تصاویر سے متعلق بھیجے گئے سوالات کا جواب نہ دیا، جس سے بھارت کے سرکاری بیانات اور دعووں کی سچائی مزید مشکوک ہو گئی۔ اسپیس امیجنگ کے ایک اور بہت بڑے یورپی ادارے یورپین اسپیس امیجنگ نے بھی 8 مارچ کو اپنی ایک رپورٹ میں بھارت کے دعووں کو سراسر غلط ثابت کیا ہے۔ اس ادارے کے مینیجنگ ڈائریکٹر اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں، زیادہ ریزولوشن والی امیجری کے ساتھ ہم تصاویر کو زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ ورلڈ ویو 2 مصنوعی سیارے سے حاصل کردہ تصاویر میں زیر نظر عمارت میں بم دھماکے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ یہاں جھلسنے کی کوئی علامات نہیں اور نہ ہی ان عمارتوں کی چھتوں میں کوئی بڑے سوراخ اور آس پاس کے پودوں پر اس طرح کے کوئی اثرات ہیں۔ مشہور بین الاقوامی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کے ڈیجیٹل فرانسک تجزیہ کار مائیکل شیلڈن نے اس معاملے پر ایک اور آزاد تفتیش کی، جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ نشانے کی جگہ کے آس پاس کسی بھی بنیادی ڈھانچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ناظرین، بالاکوٹ حملے سے متعلق البتہ سب سے زیادہ تفصیلی، کمپریہنسو اور ایکسٹینسو یعنی کہ وسیع تر رپورٹ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ نے لکھی۔ یہ آسٹریلیا کا سب سے با اثر دفاعی اور اسٹریٹجک پالیسی تھنک ٹینک ہے، جس کی رپورٹ کو دنیا بھر میں انتہائی قابل احترام اور ریلائبل یعنی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ آسٹریلین اسٹریٹجک پالیسی انسٹی ٹیوٹ کے ریسرچرز نے بالاکوٹ حملوں کے مختلف پہلوؤں پر 1 مارچ 2019 اور 27 مارچ 2019 کو 2 تفصیلی ریسرچ آرٹیکلز لکھے۔ اپنے پہلے ریسرچ آرٹیکل میں وہ لکھتے ہیں کہ حملے کے ایک دن بعد 27 فروری کی صبح پلانٹ LABS کی سیٹلائٹ سے حاصل تصاویر نے بھارت کے دعووں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں۔ تصاویر میں عمارت یا پھر آس پاس کے علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر واقعے سے پہلے اور بعد کی تصاویر کا بغور تجزیہ کیا جائے تو عمارات سے 150 یا 200 میٹر کے فاصلے پر 3 ایسے پیچز ملتے ہیں جہاں درختوں کو حملے سے نقصان پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ پیچز مقامی صحافیوں کی طرف سے حملے والی جگہ کی کھینچی کی تصاویر کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہیں۔ تصویری تجزیے سے ہندوستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے عسکریت پسندوں کی بہت بڑی تعداد میں مارے جانے والے دعوے میں کوئی صداقت نظر نہیں آتی۔ اس ریسرچ آرٹیکل میں ریسرچر ناتھن روسر نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بھارتی حملے سے عمارات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کو طے کر لینے کے بعد اس پہلو پر ایک دلچسپ بحث کرتے ہیں، وہ یہ کہ کیا عوامل ہے کہ بھارتی فضائیہ کا حملوں میں نشانہ خطا ہوا اور بھارتی میزائل نشانے سے بہت دور گرے۔ ناتھن روسر لکھتے ہیں کہ بھارتی دفاعی ذرائع نے میڈیا کو یہ بتایا کہ حملے میں اسرائیلی ساختہ اسپائس 2000 بمز استعمال کیے گئے۔ ان بمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے ہدف کو بڑی ہی ایکوریسی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان بمز کے اندر حملے کی جگہ کا ایڈریس یعنی کہ اس کے GPS کوآرڈینیٹ ڈالے جاتے ہیں، جس کی مدد سے یہ بم ڈالی گئی جگہ پر ایکوریسی یعنی درستگی سے پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ GPS کوآرڈینیٹ آخر ہوتا کیا ہے۔ آسان لفظوں میں GPS کوآرڈینیٹ کو آپ دنیا میں کسی بھی جگہ کا پتہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا یا کسی بھی 3D اسپیس میں کسی بھی جگہ یا نقطے کا اپنا یونیک یعنی کہ مخصوص GPS کوآرڈینیٹ ہوتا ہے۔ GPS کوآرڈینیٹ کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ نقشے میں لانگیٹیوڈ یعنی کہ ایسٹ ویسٹ یا پھر آسان لفظوں میں دائیں بائیں کی لوکیشن بتاتا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں لیٹیٹیوڈ یعنی کہ نارتھ ساؤتھ یا پھر آسان لفظوں میں آگے پیچھے کی لوکیشن بتاتا ہے، جبکہ تیسرا حصہ نقشے میں آلٹیٹیوڈ یعنی بلندی یا پھر آسان لفظوں میں اوپر نیچے کی لوکیشن بتاتا ہے۔ اس طرح ان تینوں حصوں کی مدد سے دنیا میں کسی بھی جگہ یا پوائنٹ کا مخصوص GPS کوآرڈینیٹ ہوتا ہے اور اس ایڈریس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ حملے میں استعمال کیا گیا اسپائس 2000 بم اتنا ایکوریٹ ہوتا ہے کہ وہ 99.8% یعنی لگ بھگ ٹارگٹ سے 10 میٹر دائرے کے اندر ہی گرتا ہے۔ اس بم کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ناقابل سمجھ ہے کہ یہ بم آخر ٹارگٹ عمارت سے 150 سے 200 میٹر فاصلے پر کیسے گر گیا۔ ٹارگٹ کو اتنے زیادہ فاصلے سے مس کرنا ایک انتہائی اچنبھے کی بات لگتی ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں ریسرچر لکھتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر کیا گیا ہو۔ بھارت کی طرف سے جان بوجھ کر عمارت کا GPS کوآرڈینیٹ نہ دیا گیا ہو، بلکہ نشانہ عمارت کے قریب جنگل ہی ہو۔ ممکن ہے کہ بھارتی حملے کی حکمت عملی میں پاکستان کی طرف سے جوابی وار کے ممکنہ خطرے میں اضافے سے بچتے ہوئے صرف اپنی فوجی صلاحیت کا مظاہرہ کرنا تھا، چونکہ اس حملے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوگا، اور بھارت کی طرف سے پاکستان کو یہ پیغام بھی مل جائے گا کہ بھارت جب چاہے اپنی مرضی سے پاکستان کے کسی علاقے میں دہشت گردوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس نے اس دفعہ یہ حملہ مبینہ دہشت گرد عمارت پر اس لیے نہیں کیا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو اور پاکستان کی طرف سے جانی نقصان کا بدلہ لینے کے لیے کوئی جنگ کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ناتھن روسر یہ بھی لکھتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پر یہ حملہ
किसी किस्म के जानी नुकसान से बचते हुए अपने वोटर्स को खुश करने के लिए किया गया है। भारत के आइंदा इंतखाबात की वजह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने वोटर्स का काफी अंदरूनी दबाव था कि वो पुलवामा हमले की इंतकामी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कदम उठाए। अपने पहले रिसर्च आर्टिकल से 26 दिन बाद ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने दूसरा रिसर्च आर्टिकल शाया किया। दूसरे आर्टिकल को पहले आर्टिकल के मुसन्निफ नाथन रोसर के साथ साथ एक सीनियर दिफाई तजिया निगार मार्विस हेलर और एक भारतीय तजिया निगार ने मिलकर तहरीर किया। उस रिसर्च आर्टिकल में मजीद तहकीक और तजिया करने के बाद नाथन रोसर के पहले रिसर्च आर्टिकल में बम की इमारत पर ना गिरने की वजूहात दी गई थी, इसकी तस्हीह की गई। उस आर्टिकल में उन एक्सपर्ट्स ने मजीद खोज के बाद एक मुतबादल वजह बयान की। आइए अब आपको बताते हैं कि वो दिलचस्प वजह क्या थी। एक्सपर्ट्स लिखते हैं कि सैटेलाइट तस्वीर से हमें ये पता चलता है कि तमाम बम इमारत से तकरीबन एक ही जितने फासले पर गिरे। ये बम इन इमारतों के एक ही अतराफ में गिरे। इन दोनों बातों से लगता है कि ऐसा टारगेटिंग की किसी सिस्टमैटिक एरर यानी कि निशाने की किसी मुनज़्ज़म गलती की वजह से हुआ होगा। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि बम में टारगेट का GPS कोऑर्डिनेट डाला जाता है और बम बिल्कुल उसी जगह पर हिट करता है जिसका तमाम एड्रेस उसमें डाला जाता है। ऐसा मुमकिन है कि भारतीय फिजाइया ने बम में टारगेट का जो GPS कोऑर्डिनेट डाला हो उसमें टारगेट का ऊपर नीचे हिस्सा यानी बुलंदी गलत डालती हो, यानी टारगेट की बुलंदी पहाड़ पर मौजूद उस इमारत की असल बुलंदी से थोड़ी ऊपर डाल दी हो। अब बम चौके जहाज से फायर होने के बाद सीधा ऊपर से नीचे नहीं आता बल्कि गेंद की तरह साइड से नीचे आता है, इसलिए ये बम डाले गए टारगेट पर ही आया हो। लेकिन वो टारगेट GPS कोऑर्डिनेट इमारत से थोड़ा ऊपर था, इसलिए बम इमारत के ऊपर से ही गुजर गया हो और पहाड़ी इलाका होने की वजह से बम दूर पर एक खाई में गिर गया। एक्सपर्ट्स मजीद लिखते हैं कि टारगेट के GPS कोऑर्डिनेट में बुलंदी की ये गलती मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुमकिन है। इसमें एक वजह यह है कि जमीन के नक्शे के जो सिस्टम मौजूद हैं उसमें बुलंदी का फर्क उमूमन पाया जाता है, जैसा कि बेजवी ऊंचाई और ऑर्थोमेटिक हाइट में पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की बुलंदी का फर्क तकरीबन 33 मीटर है। हो सकता है कि किसी नक्शे से टारगेट का GPS कोऑर्डिनेट हासिल करके बम में GPS फीड करते हुए ये 33 मीटर का फर्क आ गया हो। बुलंदी के इसी फर्क की वजह से भारतीय फिजाइया का निशाना खता हो गया। और एक्सपर्ट्स मजीद लिखते हैं कि ये वजह इसलिए भी ठीक महसूस होती है कि जब भारतीय फिजाइया के जहाजों की मुमकिना जगह जहां उन्होंने बम फायर किए उससे लेकर बम गिरने वाली जगह का रास्ता कंप्यूटर पर 3D सिमुलेशन में बनाया गया, तो ये बम टारगेट इमारत से तकरीबन 33 मीटर ऊपर से ही गुजरते हुए महसूस हुए। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये गलती बहुत बड़ी और नॉन प्रोफेशनल गलती है और भारत की अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों और साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान। आम तौर पर मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज इस तरह के बमों का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक करती है, क्योंकि अपने निशाने को सही तौर पर हिट करना उस मिसाइल का असल काम है और उसको फायर करते वक्त तमाम स्टेप्स को अगर सही तरीके से अंजाम दिया जाए तो ये मिसाइल ऐन निशाने पर जाकर लगते हैं। लेकिन टारगेट को सही निशाने पर हिट करने में बड़ी मशक और महारत दरकार होती है और इस मतलूबा महारत तक पहुँचने के लिए एक लंबा अरसा और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अफवाज ने इस तरह के बम्स के सही इस्तेमाल में दरकार टेक्नोलॉजीज और सिस्टम की तैयारी में सालों लगाए हैं और उसको कामयाबी से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि महंगा और अच्छा हथियार खरीदना तो एक बात है, ऐसे हथियार का एक्यूरेट इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी बात है। तो नाज़रीन, अगर बालाकोट स्ट्राइक के हवाले से आप खून गरमा देने वाली वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।